हेलो ट्रेडर्स। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं अभी आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगा और ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि क्या हम टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें अपनाएं कि हमें बेस पे परमानेंट मिल जाए। तो पहले आपको मैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में बताता हूँ कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है। जर्मनी के अंदर इसका ऑफिस है, फ्रैंकफर्ट के अंदर ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जैसे हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका का आपका फेडरल रिजर्व बैंक है, वैसे भी यूरोप का आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ये 19 यूरोपियन कंट्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेस्पॉन्सिबल है उन 19 कंट्रीज के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, साइप्रस है, एस्टोनिया है, फिनलैंड। तो ऐसे 19 कंट्रीज हैं, इनको नाम दिया गया यूरोजोन। अब दो चीजें, एक यूरोजोन होता है और एक यूरोपियन यूनियन होता है। सुना है आपने यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन क्या होता है और यूरोजोन क्या होता है? यूरोजोन तो इस 19 कंट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको पूरा यूरोजोन बोला गया है। यूरोपियन यूनियन जो बेसिकली 28 कंट्रीज का समूह है, यूरोपियन यूनियन, उनमें पॉलिटिकल आपस में कनेक्शंस हैं, इसलिए उसको यूरोपियन यूनियन नाम दिया हुआ है। उसमें 28 कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सर्व एज द सेंट्रल बैंक फॉर द यूरोजोन 19 मेंबर कंट्रीज। देखो क्लियर लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है सर्व करेगा एज द सेंट्रल बैंक फॉर द यूरोजोन 19 मेंबर कंट्रीज। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ 6 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स, वन ऑफ whom सर्व एज प्रेसिडेंट, ओवरसीज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यानी जो 6 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स की कमिटी है गवर्निंग काउंसिल की, उनमें से एक बंदा प्रेसिडेंट रहेगा ईसीबी बैंक का, ठीक है। द यूरोपियन काउंसिल अपॉइंट द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यूरोपियन काउंसिल है वो इसको अपॉइंट करती है। खैर इन डिटेल जब आप हमारा एडवांस कोर्स करेंगे मैं आपको इन डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। अब इसके कुछ इकोनॉमिक मैंडेट्स हैं और इसके नहीं, दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक है सबके मिले जुले रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबके मिले जुले ऑब्जेक्टिव हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइस स्टेबिलिटी। तो हर सेंट्रल बैंक का एक ही स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबल होनी चाहिए कंट्री के अंदर, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए हमारी करेंसी के अंदर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, महंगाई दर कंट्रोल में रहना चाहिए। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हम आपसे आगे चल के बातचीत करेंगे। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मेन फोकस क्या रहता है? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। अब ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया जाता है कि अगर मान के चलो यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ा यानी महंगाई दर आपका बढ़ा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। तो इसके काफी सारे फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं इसके फैक्टर? पहले इसको पढ़ लेते हैं। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द यूरोजोन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लाइक अदर सेंट्रल बैंक हैज ए टारगेट इंटरेस्ट रेट ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2%, although they are primarily concerned with inflation, GDP and unemployment figures have a significant impact on policy maker action। यानी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन लेवल ज़्यादा हुआ तो सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। जीडीपी का अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है इसका मैं आपको हमारे एडवांस क्लासेस में बताता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अभी आप मेन ये समझना है कि अगर इन्फ्लेशन महंगा आया है, अगर महंगाई दर बढ़ के आया है तो इंटरेस्ट रेट सरकार बढ़ाएगी। तो आज आपकी जो 5.45 में मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। दूसरा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम है जो यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर चलना चाहिए। और वो किससे हो सकता है? अगर मान के चलो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा है यूरोपियन, तो क्या करेगा? इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। वो लिक्विडिटी पैदा करेगा इकोनॉमी के अंदर। कैसे पैदा करेगा? बाय बाइंग बॉन्ड ऑन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर पैसा फेंकेगा और बॉन्ड परचेज करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, मार्केट में पैसा फेंकेगा। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेंगी। क्यों? पहले उनको मान के चलो 7% पे ब्याज मिल रहा था, 7% का ब्याज उनको देना पड़ रहा था। अब उनको कितना देना पड़ रहा है? 4% का ब्याज देना पड़ रहा है। तो 3% क्या हो गया? 3% क्या हो गया? 3% उनकी इनकम हो गई। अब वो कहेंगे कि हमें 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ का लोन लेंगे, नई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, हर सिटी में ऑफिस खोलेंगे, नई स्किल लेबर हायर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी आपकी क्राइसिस से निकल रही थी, रिसेशन से निकल रही थी, उसमें जान आ जाएगी वापस। तो जब रिसेशन चलता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डाउन करती है। जब इन्फ्लेशन, महंगाई दर ऊपर होता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। ये देखो, ये टेबल है, इस टेबल को आप समझ लो, आप ईसीबी का पूरा गेम समझ जाओगे। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होकर आएगा, ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी
के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए, यूरो को बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, होल्ड कर दिया, सपनों पे पानी फेर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, तो क्या होगा, यूरो गिर जाएगा। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, रेट कट नहीं किया, होल्ड कर दिया, खुशी का माहौल, यूरो भाग जाएगा। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट होल्ड होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे रेट के अंदर, लेकिन अचानक से रेट में सरकार चेंजेस कर देगी, बढ़ा देगी, यूरो भाग जाएगा। तो सेम वे में आप पूरा चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि क्या होने पे क्या होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, कई बार आपने देखा हो, कल ही आप देख लो, कल आपका डॉलर इंडेक्स का आया था, डॉलर इंडेक्स में 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए थे, तो उसके हिसाब से तो क्या हुआ था, डॉलर को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन डॉलर क्या हुआ, नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया, इसके पीछे भी एक वजह है, कारण है, जो इस वीडियो के समझ जाने के बियॉन्ड है। तो वो सब चीज़ें एक हमारा प्रीमियम कंटेंट है, तो जो लोग हमसे क्लासेस कर रहे हैं तो ये चीज़ हम वहीं बताते हैं जहाँ पे आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकते। अब स्ट्रैटेजी जरूर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी पे कैसे ट्रेड करना है आपको। तो उसके लिए हम यूरो के चार्ट पे जाएंगे, 30 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे। अभी देखो यूरो ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, इनको उम्मीद है कि शाम को ईसीबी 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगी आपका, बिल्कुल करेगी। लेकिन हमें क्या करना है, 5:30 बजे का कैंडल हमें देखना है, 5:30 बजे का कैंडल देखना है, नीचे टाइमिंग आ जाएगा आपके, 5:30 बजे का आपको कैंडल देखना है। उस कैंडल का हाई नोट कर लेना है और लो नोट कर लेना है। सपोज हाई है एग्जाम्पल के तौर पे 1.1150 और लो है 1.1120, सपोज एग्जाम्पल के लिए। 5:30 बजे जैसे ही कैंडल कंप्लीट होगा, मैं एक बाइंग की बिड लगाऊंगा 1.1155 पर, यानी 5 पिप ऊपर, और एक बिड लगाऊंगा 1.1115 यानी 5 पिप नीचे। 5:30 होते ही मैं 5 पिप का बफर दूंगा हाई प्राइस में, 5 पिप का बफर लेस करूंगा लोअर प्राइस के अंदर, और 20 पिप का टारगेट डाल दूंगा। कुछ नहीं करना है मेरे को, 20 पिप का टारगेट डाल देना है। डेटा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आपको इसमें नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। डेटा नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि प्राइस एक्शन पैटर्न जो मैंने बताया है, आप हाई टूटेगा बाय कर लेना, 20 पिप का टारगेट इमीडिएट आपका हिट हो जाएगा। सेल तोड़ेगा तो तुरंत 20 पिप का, डेटा पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। आप आज स्ट्रेटेजी को टेस्ट करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, फिर मैं आपको उसके अंदर और फर्दर कोई चेंजेस होंगे तो बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग दी ईसीबी कॉन्सेप्ट। ज़्यादा समझने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, एडवांस कोर्सेज में आप ज्वाइन करें, इन डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।